हेलो गाइस एंड वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट का एक रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, पीछे जो हम लोगों ने कुछ वीडियोस डाले थे रोड मैप के, उसमें आप लोगों के कमेंट्स आए कि हमको डेडिकेटेड टॉपिक्स पर या डेडिकेटेड टेक्नोलॉजीज पर भी हमें रोड मैप चाहिए। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको जावास्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, कैसे कैसे पढ़नी चाहिए, किस ऑर्डर में पढ़नी चाहिए, वो डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले कि जावास्क्रिप्ट में हमको किस तरीके से पढ़ना है। तो जावास्क्रिप्ट को हम लोग 3 हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। जो पहला हिस्सा हमारा होगा वो होगा फंडामेंटल्स का। जो दूसरा हमारा पार्ट होगा, सेकेंड हिस्सा जो होगा वो होगा हमारा कुछ एडवांस चीज़ों का। और जो थर्ड हिस्सा हमारा होगा वो होगा कुछ APIs, वेब APIs का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल से। ये जो मैं रोड मैप फंडामेंटल का जो डिस्कस कर रहा हूँ उसमें आपको एटलीस्ट 10 से 15 दिन लगने वाले हैं। हो सकता है ज़्यादा भी लगे, डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई करो, उसको 20 दिनों में खत्म कर दो आप। तो फंडामेंटल में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होता है? सबसे पहले आपको पढ़ना होता है हाउ टू रन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को आप अपने पेज पर स्क्रिप्ट टैग की मदद से चला सकते हो। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल हो सकती है, आप उसकी हेल्प से चला सकते हो, या फिर आप ब्राउजर के कंसोल में भी चला सकते हो। कुछ लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप Node.js में भी उसको कैसे चलाते हैं ये भी सीखो, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करता क्योंकि अभी आप जावास्क्रिप्ट में नए हो तो Node.js की तरफ तो देखो ही मत बिल्कुल। आपने ये समझ लिया कि हाउ टू रन जावास्क्रिप्ट ये बहुत छोटा सा काम है, 10-15 मिनट लगेंगे आपको, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाओगे और नेक्स्ट स्टेप में आप ये समझोगे कि वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को कैसे बनाया जाता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, और वेरिएबल्स बनाने के 3 तरीके लेट, कॉन्स्ट और वेर कैसे यूज करने हैं और कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो आपको समझना होता है। ये समझने के बाद आप आ जाते हो ऑपरेटर्स की तरफ। ऑपरेटर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक तरीके से बेस होता है या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जान होता है। यानी उन ऑपरेटर्स की हेल्प से ही आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सारी चीजें कर पाते हो। तो ऑपरेटर्स में आप लोगों को ये पढ़ना होता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, और ये बेसिक लेवल पे ये सारे ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं। और इनको अच्छे से समझने के बाद आप बिटवाइज ऑपरेटर्स भी समझ सकते हो कि ये कैसे काम करते हैं। ये जो चीजें मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, इन सभी चीजों को अगर आपको कंप्लीट अच्छे से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे जा सकते हो। उस पूरे कंप्लीट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा रखा है इन सारी चीजों को जो मैं इस रोड मैप में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऑपरेटर्स पढ़ने के साथ साथ आपको एक और चीज पढ़नी होती है जो कि होती है डेटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट वैसे तो स्टैटिकली टाइप्ड नहीं है, बट फिर भी इसमें डेटा टाइप्स कौन कौन से अवेलेबल है वो पढ़ना आपको। डेटा टाइप्स क्या होते हैं और नंबर्स क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, बुलियन क्या होता है, नल वैल्यू क्या होती है, और आपके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एरे क्या होते हैं, और एरे को कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी होती है। अब ऑपरेटर्स और डेटा टाइप इन दोनों को आप साथ साथ में पढ़ सकते हो या दोनों में से कोई भी पहले पढ़ सकते हो और बाद में दूसरे वाले को पढ़ सकते हो। जब आप ऑपरेटर और डेटा टाइप्स को पढ़ चुके होते हो तब आपको आ जाना होता है किस पे, हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे। आपको ये समझना है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों उनको यूज किया जा रहा है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे लिए क्या काम करके देंगे, और कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स अवेलेबल है। तो हमको पढ़ना होता है इफ एल्स और इफ एल्स इफ। ये तीनों चीजें पढ़ने के बाद आप और कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे जा सकते हो, जैसे कि आप स्विच केस को समझ सकते हो, आप ट्राई कैच ब्लॉक को समझ सकते हो। और ये सारी चीजें कंडीशनल स्टेटमेंट्स में पढ़ने के बाद आप सिंपली आ जाते हो लूपिंग स्टेटमेंट्स की तरफ। अब जब आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ चुके होते हो तो लूपिंग स्टेटमेंट पे जाने से पहले आपकी यहाँ ड्यूटी बनती है कि आप कुछ असाइनमेंट सॉल्व करें। जो हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, जो हम लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़े थे और जो हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े, उनके बेस पर हम कुछ असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। यानी हम लोग कुछ 5 से 10 असाइनमेंट्स सॉल्व करेंगे जो कि किस पे होंगे, बेस्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे होंगे। असाइनमेंट से मेरा यहाँ पर ये मतलब है कि आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि सिंपल से क्वेश्चन हो गए कि किसी बंदे की एज अगर 18 से ज्यादा है तो वो वोट कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। और ये कुछ ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस जो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जिसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स की वर्किंग अच्छे से समझने के बाद आप आ जाते हो लूपिंग स्टेटमेंट्स की तरफ। लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और लूपिंग स्टेटमेंट हमारे कोड को कैसे रिड्यूस करते हैं, हमारे काम को कैसे ईजी बनाते हैं, ये समझना है हम लोगों को। और लूपिंग स्टेटमेंट भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उनको अच्छे से समझने के लिए आप फिर से क्या करते हो, 15 से 20 असाइनमेंट्स या 15 से 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। और लूपिंग स्टेटमेंट्स में कौन कौन से लूप्स हैं, जैसे कि हमारा फोर लूप क्या है, वाइल लूप क्या है,
डू वाइल लूप क्या है, फोर इन लूप क्या है, फोर ऑफ लूप क्या है, ये सारे लूप्स कैसे काम करते हैं और इनकी जरूरत कब पड़ती है, ये आपको अच्छे से सीखना होता है लूपिंग स्टेटमेंट्स के अंदर। अब जब आप लूपिंग स्टेटमेंट समझ चुके हो और कंडीशनल स्टेटमेंट समझ चुके हो और इनके इंडिविजुअल असाइनमेंट्स कर चुके हो, तो अब आपको इनके कलेक्टिव असाइनमेंट्स करने हैं, यानी इनके कलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं कि एक प्राइम नंबर हमें अगर चेक करना है तो वो लूप और कंडीशन दोनों से कैसे चेक होगा, ये आपको समझना है। क्योंकि जब आप एक प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम बनाएंगे या जावास्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे तो उसमें आपको लूप की भी जरूरत पड़ेगी और आपको कंडीशंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी होती है। जब यहां तक आप समझ चुके हो तो आप एक बेसिक लेवल से अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले चुके हो जावास्क्रिप्ट की। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट आपको जाना होता है फंक्शंस पे। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस जो सेट ऑफ कोड है वो कैसे लिखा जाता है, सेट ऑफ कोड को कैसे यूज किया जाता है, वो फंक्शंस आने से आपका काम कैसे रिड्यूस हो रहा है। और एक चीज जो थ्रू आउट द जर्नी आपको याद रखनी होती है और वो होती है वाई। वाई का मतलब है कि अगर कोई चीज आप पढ़ रहे हो तो ये क्यों है, मतलब एग्जैक्टली इसका पर्पस क्या है। अगर फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं तो उनका रीजन क्या है, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जिस्ट करते थे तो उनका रीजन क्या था। तो ये आपको अच्छे से वाई क्लियर करते हुए चलना होता है और अच्छे से समझना होता है कि क्यों हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस डिक्लेरेशन कैसे की जाती है, फंक्शन कॉलिंग कैसे की जाती है, फंक्शंस को डिजाइन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें समझते हुए आपको फंक्शंस को क्लियर करना होता है। फिर फंक्शंस में हम लोग पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करते हैं और फंक्शंस के स्कोप कैसे वर्क करते हैं, फंक्शन में वेरिएबल्स कैसे एक्ट करते हैं और फंक्शन के साथ फंक्शन में एरो फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, ये भी आपको समझना होता है। तो अब ये सारी चीजें हम लोग वाइंड अप करते हुए फंक्शंस बना चुके होते हैं और फंक्शंस में भी हम ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट हम लोग 10 क्वेश्चंस फंक्शन की हेल्प से कर पाए। तो ऐसे करते करते आप 15 + 15 + 10, इसका मतलब अब तक आप 40 क्वेश्चंस कर चुके हो। छोटे छोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हो सकती है जो आप सॉल्व कर चुके हो फंक्शंस तक आते आते। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फंक्शन आपको समझना है कि इवेंट्स कैसे हैंडल किए जाते हैं। आप कोई बटन बनाओगे, उस पर जब क्लिक होगा तो फंक्शन कैसे कॉल होगा, आप अगर कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर रहे हो तो फिर फंक्शन कैसे ट्रिगर होगा। तो आपको समझना होता है कि माउस इवेंट्स क्या होते हैं, कीबोर्ड इवेंट्स क्या होते हैं, ब्राउजर इवेंट्स क्या होते हैं, विंडो इवेंट क्या होते हैं। इन सब चीजों को आपको इवेंट्स में अच्छे से कवर करना होता है। तो यहां तक आपका जो बेसिक पार्ट है, जो फंडामेंटल पार्ट है, वो खत्म हो जाता है और अब शुरू होती है आपकी एडवांस जर्नी। तो ये सारी चीजें करते हुए मैंने आपको जैसे सजेस्ट किया था कि आप एटलीस्ट 20 डेज में ट्राई करते हैं कि ये सब कुछ हम खत्म कर लेंगे और फिर हम आगे आ जाते हैं एडवांस चीजों को सीखने पे। तो एडवांस चीजों में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको सीखना होता है कि स्कोप को और एडवांस में कैसे हम लोग सीखें। स्कोप हम लोगों ने वैसे वेरिएबल में सीखा था, बट नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कैसे होती है, लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, कैसे वेरिएबल्स होस्ट होते हैं, ये सारी चीजों को आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर एडवांस पार्ट में शुरुआत में सीखना होता है। और फिर आप नेक्स्ट आगे आ जाते हो और क्लोजर को सीखते हो, दिस कीवर्ड कैसे वर्क करता है इसको सीखते हो, प्रोटोटाइप्स कैसे वर्क करते हैं, प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, किसी फंक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ प्रोटोटाइप कैसे वर्क करते हैं। जो हम लोगों ने शुरुआत में फंडामेंटल पार्ट में एरे और ऑब्जेक्ट्स पढ़ा होता है, तो ऑब्जेक्ट्स के प्रोटोटाइप्स होते हैं, वो प्रोटोटाइप्स कैसे वर्क करते हैं, ये आपको अच्छे से सीखना होता है। अगर आप एरे को अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप एरे में भी कुछ प्रोटोटाइप्स देखते हो, वो प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये आपको सीखना होता है। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना होता है और सीखना होता है कि क्लासेस कैसे बनाई जाती है, यानी जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, क्लास कैसे बनती है, इनहेरिटेंस कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वहां पर क्लास की हेल्प से हम पूरे कोड को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और क्लास को अच्छे से समझने के बाद, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझने के बाद आप आ सकते हो इवेंट्स लूप पर, यानी इवेंट्स लूप कैसे वर्क करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और इवेंट्स लूप होते क्या है। इवेंट्स लूप एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जब आप नोड.जेएस पे आगे जाते हो, अगर जावास्क्रिप्ट आप सीख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनना चाहते हो, तो आप ऑब्वियसली नोड.जेएस पर जाओगे, तो वहां भी आपको इवेंट्स लूप देखने मिलते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं, इन चीजों को आपको सीखना होता है। तो जो चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इनको आपको नोट कर लेना है और इनके इन अराउंड आपको चीजें सर्च करनी है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको कई सारे यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे, आप हमारे वीडियोस को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, आपको कुछ ब्लॉग्स पढ़कर भी आइडियाज लग जाएगा कि ये सारी चीजें क्या है। तो ये सब कुछ कवर करने के बाद ये एक हम लोग एडवांस के अंदर फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। अब एडवांस में हम सेकंड स्टेप पर आते हैं और सेकंड स्टेप में हम लोग असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है ये सीखते हैं। मतलब हम लोग सीखते हैं कि सेट टाइम आउट क्या है, सेट इंटरवल क्या है, क्लियर टाइम आउट क्या है, क्लियर इंटरवल क्या है, और इसकी हेल्प से हम लोग कैसे अपना पूरा काम कर सकते हैं
हम लोगों को फंडामेंटल के अंदर, जो शायद मैं बताना भूल गया, हमको फंडामेंटल में डेट ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है ये भी सीखना होता है। तो फंडामेंटल के अंदर हम डेट ऑब्जेक्ट जो सीख चुके हैं, उसकी हम लोग हेल्प कैसे ले सकते हैं, और सेट टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट, इनको कैसे यूज कर सकते हैं, और डिजिटल क्लॉक कैसे बना सकते हैं, ये सीखना है आपको। फिर नेक्स्ट स्टेप पर आपको चले जाना है और असिंक्रोनस में आपको सीखना है कि कॉल बैक कैसे काम करता है, प्रोमिसेस कैसे काम करते हैं, और असिंक अवेट कैसे वर्क करता है। असिंक अवेट, प्रोमिसेस और कॉल बैक, ये तीनों एक तरीके से आप देखेंगे तो हमेशा एक साथ यूज होने वाली चीजें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो वर्किंग बिहेवियर है वो असिंक्रोनस है। तो वहां पर आपको कई बार प्रोमिसेस की और असिंक अवेट, इन दो वर्ड्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो जब आप असिंक्रोनस सीख चुके होते हैं तब आपको सीखना होता है कि मॉड्यूल सिस्टम कैसे वर्क करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। यानी कोई मॉड्यूल एक्सपोर्ट कैसे होता है, कोई मॉड्यूल इंपोर्ट कैसे होता है, नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, नेम्ड एक्सपोर्ट क्यों होता है और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्यों होता है। ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से कवर करनी होती है और आपको अच्छे से सीखना होता है। और यहाँ मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि जब आप एडवांस सीख रहे हैं तब आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दें। मतलब कि एडवांस सीखते हुए आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बनाएं, छोटे छोटे टास्क भी इंप्लीमेंट करें, और एज कंपेयर टू द लास्ट थिंग, एज कंपेयर टू द फर्स्ट फेज, आप यहाँ पर टाइम ज्यादा देते हैं। एटलीस्ट आप 20 to 25 डेज देते हैं और इस चीज को अच्छे से कवर करते हैं और सीखते हैं कि ये जो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की वो कैसे वर्क करती है, ES6 कैसे वर्क करता है, कॉमन JS क्या होती है, और मॉड्यूल कैसे वर्क करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेटमेंट्स कैसे काम करते हैं, ये आपको सीखना होता है फाइनल फेज में जब आप एडवांस जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। और फिर फाइनली आप आ जाते हो किस पर, वेब APIs पर, जो कि मैं थर्ड स्टेप में बात कर रहा हूँ। मतलब पहले फेज में हमने क्या सीखा, फंडामेंटल सीखा, सेकंड फेज में हम लोग किस पे आ गए, एडवांस पर आ गए, और थर्ड फेज में, फाइनल फेज में हम लोग आ रहे हैं वेब APIs पर। वेब APIs का मतलब कोई एक्सटर्नल APIs की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे उस ब्राउजर की दी हुई APIs के बारे में। मतलब कि DOM कैसे वर्क करता है, जो कि एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है सीखना। क्योंकि आप जो जावास्क्रिप्ट में सीख रहे हो, वो आपने जो अब तक चीजें सीखी, उनको जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है वेब पेज पर, वो कौन करवा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ DOM करवा सकता है। तो DOM को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। DOM जब आप सीखते हो तो DOM में आपको सीखते हुए, एटलीस्ट DOM को सीखते हुए आपको 3-4 दिन लगने चाहिए, और उससे आप एटलीस्ट 5 से 7 या 10 प्रोजेक्ट्स बनाएं। तो अगर आप वो प्रोजेक्ट्स कैसे वर्क कर रहे हैं, या वो प्रोजेक्ट्स कैसे, वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी, जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, डेडिकेटेड जावास्क्रिप्ट से प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। हाँ, इससे पहले आपको HTML CSS की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप सीधा जावास्क्रिप्ट डेवलपर नहीं बन सकते। HTML CSS आपको आता होगा तो आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन सकते हो। तो आप DOM को बहुत अच्छे से सीखोगे, और DOM को सीखने के बाद आप फेच API कैसे वर्क करता है, हम लोग HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कैसे चलती है, या कैसे हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, कैसे रिस्पॉन्स आता है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, HRX कैसे वर्क करता है, XHR कैसे वर्क करता है, ये आपको सीखना होता है। और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को अच्छे से समझना होता है कि आप किसी भी एक्सटर्नल API को कैसे रिक्वेस्ट करेंगे और वहां से कैसे डेटा आपके पास आएगा। फिर आप जो स्टोरेज है उसको सीखोगे। स्टोरेज का मतलब कुकीज की बात हो गई, या लोकल स्टोरेज की बात हम लोग कर सकते हैं। जो ब्राउजर का अपना इंटरनल स्टोरेज होता है उसको सीखते हो। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हो और आपको सीखना होता है कि वीडियो और ऑडियो APIs कैसे वर्क करती है। तो आप लोगों ने कई सारे एडवांस मीडिया प्लेयर्स देखे होंगे जो हमारे वेब पेज पर चल रहे होते हैं, बट वो एडवांस मीडिया प्लेयर्स HTML तो हमें देता नहीं। तो ये जो वीडियो हमारा YouTube का चल रहा है, जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, उस वीडियो को भी प्ले करने के लिए जो वीडियो प्लेयर बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही बना हुआ है। तो वीडियो और ऑडियो APIs कैसे वर्क करती है ये आपको सीखना है। और फाइनली हम लोग किस तरीके से SVG एंड ग्राफिक्स को यूज कर सकते हैं ये आपको सीखना होता है। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जाते हो जहां पर आप क्या कर सकते हो, कुछ डिजाइन्स को ड्रॉ कर सकते हो वेब पेज पर ही, या आप कोई माइंड मैप बना सकते हो। जैसे कि आपने एक यहाँ एलिमेंट लगा दिया और उसके अराउंड 2 चीजें हो गई, फिर 3 चीजें हो गई, उसकी एक इमेज भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो ये जो आप बनाते हो वेब पेजेस पर, वो सारी चीजें किसकी वजह से चल रही है, वो सारी चीजें चल रही है SVG एंड ग्राफिक्स की हेल्प से, जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज किए जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को भी आपको सीखना होता है एट द एंड वेब APIs में, जिनको आपको सीखते हुए एटलीस्ट 15 से 20 दिन जा सकते हैं या ज्यादा भी जा सकते हैं। तो जो पूरा हमने रोड मैप डिस्कस किया है 3 फेज में, सबसे पहला हमारा फंडामेंटल, फिर एडवांस और फिर वेब APIs, इनको सीखते हुए आपको एटलीस्ट 60 डेज लग सकते हैं, यानी 2 महीने लग सकते हैं। हो सकता है 2 महीने से आपको ज्यादा भी लग जाए अगर आप बीच में रेस्ट लेते हुए चल रहे हैं।
बट आपको प्लान करना है कि 2 to 2.5 मंथ्स में मैं पूरी ये सारी चीज़ें अच्छे से सीख जाऊँ, सो दैट कि अब जब मैं नोड पर जाऊँ या जब मैं रिएक्ट जेएस पर जाऊँ या मैं किसी भी उस जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी पे जाऊँ तो मेरे लिए काम ईजी हो जाए, क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट को इन अराउंड बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। वैसे जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए आपको और भी ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अपने आप में बहुत डीप है, बट ये जो रोड मैप मैंने आपके साथ शेयर किया है वो इनफ है आप लोगों के लिए एक अच्छे जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनने के लिए। सो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो में जो हमने चीज़ें डिस्कस की है वो अगर आपको लगता है कि किसी और को भी हेल्प कर सकती है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपको वीडियो कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।